तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में, यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स के बारे में और उसको हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ। या किरचॉफ लॉ को करने से पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले अगर जो मैं इस चैप्टर का बात बताऊं तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ठीक है, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अभी से यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं कि थर्ड चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर आने के चांस कहां से हैं, तो यहीं से आने के चांस हैं क्वेश्चन आपका। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ से कराने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क क्या होता है, ताकि आपको चीजें पकड़ने में आए बढ़िया करके। ठीक है, पकड़ में अच्छे से आए। नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क जर्नल तो आप जानते हो, बहुत सारी ब्रांचेस मिलकर के क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है। अच्छा, एक सिंपल सर्किट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस लगा हो, एक हो, है ना, और बैटरी लगी हो साथ में, या कह दो पैरेलल में कुछ चीजें लगी हो, और सिंपल सर्किट होता है। ठीक है, इस तरीके का। लेकिन कई सर्किट ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, ये मैंने ले लिया एक क्यूब, और क्यूब की मैंने हर एक साइड में मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस। तेजी से बढ़ाता हूं, हर एक साइड में रेजिस्टेंस लगा देंगे, हर एक साइड में। तो इसका हम वैल्यू करंट, इसमें करंट कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है नेटवर्क। यानी कि बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको नेटवर्क बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हों। ऐसे को, और मैं बोलूं यहां से मैंने पोटेंशियल लगा दिया यहां पर इसमें। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये नेटवर्क है। अब मैं क्या दूं कि भाई ऐसा मेरे पास सर्किट है और यहां सेल भी लगा दी, एक से, या आप ऐसे बोल सकते हो एक से ज्यादा बैटरी जब लगती हैं सर्किट के अंदर तो वो भी नेटवर्क बनाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि हम ओम्स लॉ से अगर तो देखो तो आप ओम्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, एक बैटरी की वजह से तो करंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो सर्किट के अंदर ढेरों सारी बैटरियां हैं तो कैसे निकालोगे कि भाई एक बैटरी ये भी है ना, इसमें लगी हुई है ऐसे, और रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा, एक बैटरी और लगा दी, तीन बैटरी, करंट जा रही है I1 I2 I3, इतने सारा। अब कैसे सोल्व करेंगे सर्किट को? इतनी बैटरी है ना, एक बैटरी है तो लगा सकते हो V = IR। यहाँ पे कैसे लगाओगे? तो इनको बोलते हैं नेटवर्क, है ना। यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि भाई ये ब्रांच क्या होती है। आर्म को हम लोग ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जैसे कि मैंने पैरेललोग्राम में बनाया था, अभी पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, मैंने अभी बनाया था क्यूब के अंदर मैंने ये जो दिखाया था ना, एक यहां से यहां तक की साइड, एक साइड को ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, एक साइड को ब्रांच, यानी कि जैसे कि कंपनियों की ब्रांचेस होती हैं, यानी कि एक हो गई दिल्ली में, हो गई एक मेरठ में, हो गई अलग अलग जगह पर ब्रांचेस, है ना। इसी तरीके से यानी कि एक साइड को उसकी क्या बोला जाएगा? ब्रांच बोला जाएगा। बोलो उसकी कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 12 होती है भाई, है ना। तो 12 ब्रांचेस हो जाएंगी इसकी, गिन लेना। ये ब्रांच होती है, ये जर्नल बेसिक चीजें हैं, इनको आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, उसको भी समझ लो थोड़ा सा। मैश और लूप भी बोलते हैं, मैश और लूप, जो भी आप बोलना चाहो। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर, जैसे कि मैंने ये वाला सर्किट बनाया था, कोई मैं इसमें लगा नहीं रहा हूं, बस सिंपल दिखा रहा हूं। तो मैश क्या होता है? मैश होता है क्लोज्ड लूप। यानी कि एक लूप ये बन गया, देखो ध्यान से, ऊपर वाला एक लूप ये बन गया, और ध्यान से देखो तो एक बड़ा वाला लूप बन गया। तो इन्हीं लूप को क्या बोलते हैं हम लोग? मैश बोलते हैं। ठीक है, लूप बोलो या मैश बोलो, बातें सेम है। अब चलते हैं किरचॉफ लॉ पर अपने। ठीक है, किरचॉफ लॉ यहां से आपको पेपर में आना शुरू हो जाएगा। KRICHOFF, किरचॉफ लॉ। तो ये किरचॉफ लॉ क्या होता है? देखो भाई, ओम्स लॉ जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनके अंदर ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू निकालना, वोल्टेज की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कह दो हम उससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पर 1842 के अंदर किरचॉफ ने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है किरचॉफ्स लॉ। क्या बोला जाता है? किरचॉफ्स लॉ। इसने अपने लॉ के अंदर दो लॉ दिए थे। एक था हमारा किरचॉफ
किरचॉफ लॉ, मैं ऐसे लिखा दूं किरचॉफ करंट लॉ, करंट रूल बोला जाता है, और इसको केसीएल भी बोला जाता है, केसीएल रूल, ठीक है, केसीएल रूल यानी किरचॉफ करंट रूल, है ना। लॉ बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, सेम बात होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको भाई जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। तो इसी तरीके से एक सेकंड लॉ होता है इसका, ये होता है वोल्टेज केवीएल, केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या सीधा भी बोल देते हैं वोल्टेज रूल, ठीक है, सीधा भी बोल देते हैं इसको वोल्टेज रूल। तो आगे देखते हैं इसके अंदर ये कहता क्या है, देखो ध्यान से, ये जो इसका फर्स्ट लॉ है यानी कि किरचॉफ करंट लॉ यानी कि केसीएल, ये कहता है भाई अलजेब्रिक सम, क्या अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इन एनी आर्म्स, सॉरी द अलजेब्रिक सम, तो मैं पढ़ देता हूं, ये कहता है द एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जो अलजेब्रिक सम होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो हमेशा जीरो होगा एनी जंक्शन पर। अब ये जंक्शन वगैरह क्या चीजें होती हैं, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला था कि भाई समीशन आई जो होता है वो जीरो होता है, इतनी बात आप याद रखेंगे, यानी कि जो टोटल करंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, टोटल करंट जीरो होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा ये एक पॉइंट है और यहां से ये कई सारी वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर जो मैं कहूं कि इसमें करंट I1 इसकी तरफ आ रही है जंक्शन की तरफ, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है सिंपली जैसे कि हम चौराहे पर खड़े हैं, तो चौराहा क्या है, जंक्शन है उस पॉइंट का जहां पर कई सारी रोड्स मिल रही हो आकर के, उसको जंक्शन बोला जाता है ऐसी चीज को, ठीक है। तो जहां पर बहुत सारे सर्किट की क्या लग रही हो, ब्रांचेस आकर के मिल रही हो, क्या मिल रही हो, ब्रांचेस आकर के मिल रही हो, उसको बोलेंगे जंक्शन। जैसे कि मैंने ये वाला बनाया था, तो फिर से एक बार बनेगा, ये तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है इस पर कौन कौन सी आर्म आकर मिली, ये वाली आकर के मिली, ये वाली, ये भी यहां आकर के मिली इस पॉइंट पर, ये भी यहां आकर के मिली, तो ये क्या बन गया, जंक्शन। जहां पर एक से ज्यादा ब्रांचेस आकर के मिले सर्किट की, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहां पर एक से ज्यादा ब्रांचेस सर्किट की आकर के मिल जाएं उसको जंक्शन बोलते हैं। मेरा जनरल मतलब है आपको रूल समझाना, रूल समझा देना, तो मैं रूल समझा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, मजा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो सीधी सी बात है। मैंने कहा I1 करंट इसमें ऐसे आती है, I2 करंट इससे दूर जाती है, दूर, तो I2 ये मैंने बोला I3 भी दूर जाती है और I1 इसके पास में आती है। इतनी बातें समझ में आई। मैंने ऐसे बोला यानी कि ये एक जंक्शन है, तो मैं बोलूंगा ए पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन जो होगा हमारा, जो उसने बोला अपने लॉ के अंदर, देखना साइन कन्वेंशन दी थी उसने, यानी कि ऐसा ऐसा मानोगे, यानी कि साइन कन्वेंशन क्या होती है, एजम्पशन से बोल सकते हो आप इनको, यानी कि ऐसा ऐसा अगर तुम मानोगे तो जब जाकर के लॉ ठीक तरीके से अप्लाई होगा। उन्होंने बोला कि भाई अगर जो करंट जंक्शन की तरफ आए, अगर जो करंट जंक्शन की तरफ आए तो लो पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। अगर जो करंट जंक्शन की तरफ आए, जंक्शन की तरफ आ रही है, पॉजिटिव लो जोड़ दिया, पॉजिटिव। ये I1 ले ली, I1 I2 I3 I4, तो ये I4 प्लस I1। लेकिन ये देखो अगर जो दूर जाए जंक्शन से, दूर जाए तो नेगेटिव कर दो, यही उन्होंने अपने लॉ में बोला। अगर जैसा से मानोगे तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हो बाय द किरचॉफ लॉ। ये साइन कन्वेंशन थी, उन्होंने साइन कन्वेंशन दी अपनी। ये देखो ये भी दूर जा रही है तो हम इसको माइनस कर देते हैं I3। और द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टोटल करंट्स, अलजेब्रिक सम यानी कि समीशन I इज ऑलवेज इक्वल टू 0, कर दिया 0, ठीक है कर दिया 0। अलजेब्रिक जितनी भी करंट होगी सभी के सम को 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये बात बोल रहा कि सर ये तो माइनस का सम कहां हो रहा है, अरे हमने तो सम ही करा अपनी तरीके से, लेकिन वो उल्टी करंट चल रही थी तो माइनस लिया हमने, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आया, वैसे सम ही हो रहा है। अब देखो I4 इधर ही था, I1 इधर ही था, ये दोनों नेगेटिव थे, उधर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी कि I2 प्लस के I3। ये हमने लो लगा करके एक इक्वेशन बना ली। इस तरीके से इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को।
दूसरी बात कि ये जो है भाई, ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है। क्यों भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है? क्योंकि उसने भाई पहले ही बोल दिया द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि हमेशा कैसा होगा? जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि करंट आए, करंट जाए, कितनी भी आए भाई, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, लेकिन एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। कहने का मतलब ये है अगर जो I1 करंट यहां से आ रही है, I1 करंट यहां से आ रही है, I4 करंट यहां को आ रही है, इसकी तरफ को, तो इतनी ही करंट दूर जाएगी, इतनी ही, जितनी करंट इस पर आएगी इतनी ही करंट इससे दूर भी जाएगी, इतनी ही करंट इससे दूर भी जाएगी, जिसके वजह से नेट करंट इज ऑलवेज जीरो बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट ही क्या होता है? चार्ज की वजह से ही करंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही क्या निकाला? कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी भी। यही से इस लॉ को क्रिएट करा, यानी कि समीशन I इज इक्वल टू 0। समझ गए? यानी कि समीशन I इज इक्वल टू 0, समीशन I इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। तो ये लॉ तो आपको लगाना आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखो, अब देखते हैं सेकंड लॉ कैसे लगाया जाता है भाई। सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, बोलो। और वोल्टेज लॉ बोल देते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या ये बोलो, सभी सेम बात है। क्या है? सभी सेम बात है। अगर जो ये लॉ है तो इस लॉ को बोलो क्या डिफाइन करा उन्होंने? बोला द एल्जेब्रिक सम इन एनी मैश और लूप। वो जो लूप बनाया था हम लोगों ने इसके अंदर कि भाई ये पूरा लूप है, ये भी लूप है, और ये पूरा जो सर्किट के अंदर है ये भी तो लूप है। ये देखो ये क्लोज ही तो है, क्लोज लूप है ना। तो ये भी लूप है, ये भी लूप है, और ये भी लूप, 3 लूप है ना। इससे हमारे को मतलब नहीं है कितने लूप हैं, वो जब देखेंगे। मेरा बताने का मतलब था कि ये लूप है, ये भी एक लूप है। तो उन्होंने बोला किसी भी एक लूप के अंदर, ध्यान सुनना, किसी भी एक लूप के अंदर, या ये हो चाहे ये, वोल्टेज का जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। कैसा होगा भाई? 0 होगा। ठीक है, तो 3 बातें समझ में आई। समीशन V इज इक्वल टू 0, उसमें समीशन I इज इक्वल टू 0। और क्या बोला इन्होंने अपने लॉ में? या तो इसको लगाओ या फिर लगाओ कि क्या V इज इक्वल टू होता है भाई IR। तो यहीं से इन्होंने कहा था द टोटल EMF, यानी कि द टोटल EMF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ये भी लूप के लिए एप्लीकेबल है, ये भी लूप के लिए एप्लीकेबल है। या तो आप इसको लगाओ या इसको लगाओ, मैक्सिमम ये लगाया जाता है, बिकॉज इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि जब हम आगे इसमें जब लूप के अंदर लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे को E भी मिलेगा, I भी मिलेगा और R भी मिलेगा। तो ये ही मैक्सिमम लगाया जाता है। लेकिन अगर जो सर्किट के अंदर डायरेक्ट वोल्टेज दिया हुआ है, कभी अगर जो वोल्टेज तो आप इसको लगा सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये ही अप्लाई होता है, और खेल ही इसका है, वरना ये तो उसकी तरह ही लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम टाइम्स ये लगता है, ये वाला पूरा, ठीक है। क्योंकि आपको E भी मिलेगा, I भी मिलेगा और R भी मिलेगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर वोल्टेज में क्यों नहीं लिखा जो वोल्टेज था? क्योंकि यहाँ पर बैटरी यानी कि सेल लगाई जाती है, और सेल के केस में हमें को उसमें EMF दिया जाता है। क्या दिया जाता है? EMF दिया जाता है, ना कि वोल्टेज दी जाती है, ठीक है। और EMF बोलो या वोल्टेज बोलो, बातें तो सेम होती है। द टोटल वोल्टेज इज नोन एज EMF, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज दी जाती है हमारे को, ना ही कि क्या दिया जाता है? वोल्टेज दी जाती है। समझ आए? EMF की वैल्यू दी जाती है हमारे को, यहाँ पर जितनी भी दी जाती है। अच्छा, ये जो लॉ है भाई, और ये कंजर्वेशन ऑफ
वो क्या करता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता था। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। एनर्जी को कैसे डिफाइन करता है भाई, V क्या होता है या कह दो E क्या होता है, ये होता है W/Q, है ना, पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन E इज इक्वल टू W, यानी कि ये क्या है, वर्क इज एनर्जी और एनर्जी इज वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज ही क्या है, एनर्जी है, वोल्टेज ही क्या है, एनर्जी है। और हमने क्या कहा, द टोटल वोल्टेज in any mass is equal to the zero. The sum of total voltage in any mass or in any loop is always zero. Is always zero. अगर जो ये जीरो है तो फिर से वही बात आ गई, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो आप एनर्जी को खुद से बना सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो, ठीक है। बट इट विल बी ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आप लकड़ी जलाओ और एक तरह की एनर्जी से आप दूसरी तरह की एनर्जी बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, आप अपने धोरे से नहीं बना सकते। एक तरह की एनर्जी को आप दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये लोग कहता क्या है, इसको देख लेते हैं। हमने क्या करा, एक सर्किट ले लिया, क्या ले लिया, एक सर्किट मैंने लगाया, इसके अंदर सेल, ये लग गया रेजिस्टेंस, मैंने एक और सेल लगाई रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना ये सेकंड लॉ कैसे लगा। इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ भी अप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम लोग सेकंड लॉ भी अप्लाई करेंगे। लो मैं लिख लेता हूं उसको, दो सेल्स लगी हुई हैं और इसमें हटा देते हैं, लगाना चाहो लगा भी सकते हो आप, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। इसमें R2 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये E1 है भाई EMF, ये E2 EMF दिया हुआ है सेल का, है ना। और लो ये I2, ये I1 करंट इधर आ रही है इधर से, और ये I3 नीचे चली गई करंट, ये I1, ये I2, ये I3। देखो अब इसमें दोनों ही रूल लगाएंगे किस तरीके से किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व किया जाता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले तो ये क्या है, एक जंक्शन है, ये क्या है, एक जंक्शन है। अगर जो ये एक जंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितनी ब्रांचेस मिली, 1 2 3, तो हम बोलेंगे एटर्नी जंक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एटर्नी जंक्शन। कौन से जंक्शन पर लगा रहे हैं, हमने बोला A B C D E F, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम दे सकते हो। एटर्नी जंक्शन A जंक्शन पर लगा रहे हैं, है ना, तो हम बोलेंगे समीशन I इज इक्वल टू 0, डेट इज हम बोलेंगे कि ये कौन सी करंट थी हुई हमारी I1, तो I1 जंक्शन की तरफ आ रही है, देखो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, तो I1 प्लस I2 देखो जंक्शन की तरफ आ रही है, इधर को जंक्शन की तरफ आ रही है I2, ये देखो दूर जा रही है, दूर नीचे दूर, यानी कि माइनस के I3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन मिली, I2 इज इक्वल टू I3 हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड रूल कैसे लिखें, हम कहेंगे सबसे पहले तो आपको लूप चूज करना पड़ेगा, आप कोई भी लूप चूज कर सकते हो। मैंने कहा ये वाले लूप के अंदर लगाना है, ऊपर वाले के अंदर, तो चाहे तो आप ऐसे घूमो और चाहे आप ऐसे घूमो, या तो क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका मन करे ऐसे घूमो। मैंने कहा मैं कहां से कहां लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं बी इन मैश, कौन से मैश में लगा रहा हूं, बी सी डी ए, और वापसी गई फिर बी पर, जब तो मैच बनेगा तो वापसी पूरा, यानी कि ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे आ गए। इन मैशिंग में क्या कहता है भाई, ये कहता है समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ IR, समीशन ऑफ IR लगा दो यहां से। अब देखो उसने साइन कन्वेंशन में क्या क्या बोला, ये सभी बातें मैंने नोट्स में लिखवाई हुई हैं जनरली, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि भाई समीशन E साइन कन्वेंशन भी यहीं से ही कंप्लीट होंगे, यहीं से ही मजा आएगा, बढ़िया। उन्होंने कहा अगर जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, अगर जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलते हो, यानी कि इधर को चलते हो, तो हमेशा बैटरी के E के साइड में नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि देखो हम क्या चल रहे हैं, हम चल रहे हैं B C, B से पहले C गए, है ना, फिर D, फिर नीचे आ गए,
फिर ए, फिर इधर आ गए, फिर बी, फिर ऊपर चले गए, यानी कि ऐसे घूम रहे हैं लूप के अंदर ऐसे। ठीक है, अगर जो हम ऐसे घूम रहे हैं तो हम कैसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं बी से, तो इधर गए यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं, तो ईएमएफ कैसे लेंगे, इस वाली बैटरी का E1 है दिया हुआ है तो माइनस के E1। दूसरी बात, अब हम चले, यहां तो कोई बैटरी नहीं है, यहां तो कोई E नहीं है, इधर आ गए, उन्होंने बोला कि ये माइनस है ये प्लस है। अगर जो माइनस से पॉजिटिव की तरफ चलोगे बैटरी में, ध्यान देना, अगर जो माइनस से बैटरी में पॉजिटिव की तरफ चलोगे, माइनस पॉजिटिव, तो हमेशा ईएमएफ प्लस लोगे, तो ये कितना है E2, तो हम बोलेंगे प्लस E2। आया क्या समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे, तो और तो कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसे आए और ऐसे चले, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखना है IR का प्रोडक्ट, यानी कि उस जगह पर उस आर्म में ही लगेगा जहां पर I भी दिया हुआ हो और R भी दिया हुआ हो। यानी देखो किस किस में है, करंट तो पूरे में ही फ्लो कर रही है, R जिसमें उसमें R है और उसमें, यानी कि इन दो ब्रांचेस के लिए लगेगा। लाइन कैसे देखो, फिर से चले B से इधर को, अब देखो करंट तो फ्लो कर रही है इधर को, ये रही करंट इधर को, लेकिन हम जा रहे हैं इधर को, तो हम क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन इन करंट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने बोला करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो साइन लोगे माइनस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ये कितनी करंट है I1, यानी कि I1 R कितना है R1 है, R1 ठीक है, और क्या चल नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस आता है। फिर उसने बोला कि नीचे आ जाओ भाई, नीचे आने के बाद कैसे चलो, इधर को पहले आए तो करंट है और रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई होगा, या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस 0 लोगे तो भी बात वही आनी है, निकल सकती कोई वैल्यू नहीं आनी। अब हम चले इधर को, घूमेंगे भी इधर को, तो देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, और हम जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में और जा भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस लेंगे, यानी कि प्लस कितनी करंट I2, रेजिस्टेंस देखें तो R2। फिर हम इधर से आए, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, खत्म बात। तो ये हो गया हमारा लो लगाने का तरीका। इस तरीके से किसी भी मैथ्स के अंदर आप क्या लगा सकते हो, लो को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन बताइए, इस तरीके से आपकी 2-3 इक्वेशन बनेंगी। लो मैं इसमें भी लगा कर दिखाता हूं इस वाले में, ठीक है। इसमें कैसे लगाओगे, हमने कहा इन मैश किसमें ADEFA, कैसे ADEFA, ऐसे घूमे, फिर से ये घूमे, आप ऐसे भी घूम सकते हो जैसे मन करो, सबसे ठीक आएगा, है ना। अब देखो हम चले इधर की साइड में, सबसे पहले तो बैटरी देख लेते हैं। बैटरी ये रही, कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस ईएमएफ यानी कि माइनस के E2। अब चले ऐसे, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे, कोई बैटरी नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बैटरी मिली, ना मिलती तो हम 0 लिख देते, ना मिलती तो 0 लिख देते। अब देखना हम करंट के लिए चल रहे हैं इधर को, लेकिन करंट फ्लो कर रही है इधर उल्टा, यानी कि I2 R2 माइनस के I2 R2। हम आ गए नीचे, कुछ नहीं मिला, हम आ गए इधर, तो देखो करंट तो इधर को फ्लो कर रही है, हम चल रहे इधर उल्टी डायरेक्शन, यानी कि माइनस के I3 और R3, माइनस का I3 R3। यहां से देखो कॉमन आ जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, I2 R2, तसल्ली से देख लेगा इसको। तो ये थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से आप एक और इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हो। इन इक्वेशंस का होगा क्या, भी न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। इनकी हमें वैल्यू दी होती है, जनरल बात है, E की वैल्यू दी होती है, I की वैल्यू मिल सकती है आपको, रेजिस्टेंस पूछ सकता है ना, R की वैल्यू दे देगा, I की नहीं देगा कभी, ऐसे कर देता है। तो 3 इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है इस तरीके से। हम कहना चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे लूप में लगाएं भाई, ऐसे पूरे सर्किट के अंदर, यानी कि BCEFE। अब लगाते हैं इन मैश BCEF, फिर से चले ऊपर BCEFB। अब पूरे में लगा रहे हैं, ध्यान देना। हम चले यहां से ऐसे, तो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो आ गया माइनस E1, उल्टा चल रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हो। हम गए नीचे, कोई बैटरी नहीं मिली, इधर आए कोई बैटरी मिली, इधर आए कोई बैटरी नहीं मिली, बैटरी का रोल खत्म। अब हम चले करंट की डायरेक्शन उल्टा, इधर चले देखो करंट इधर को, तो उल्टे चल रहे हैं, तो माइनस के I1 करंट R1। देखो इधर आए, फिर इधर नीचे पूरे में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। यहां देखो इधर आए, उल्टे चल रहे हो, करंट जा रही है इधर को, आप चल रहे हो उधर को, उल्टा तो माइनस, यानी कि I3 R3 आया समझ में। फिर चले ऊपर को, कुछ नहीं मिला,
कुछ नहीं मिला। तो हमने क्या कहा कि भाई ये हमारी 4 इक्वेशन बन गई। तो ये एक और तरीका होगा किस चीज के लिए, करंट के लिए, ठीक है। यानी कि इससे भी एक इक्वेशन बन गई, इससे भी एक इक्वेशन बन गई। हमेशा आपको इतनी इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको अपना माइंड का यूज करना है कि हाँ भाई 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन बना करके काम चल जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 3 इक्वेशंस बनेंगी आपकी। देखो यहाँ पर 4 बन चुकी, 1 2 3 4, ठीक है 4 बन चुकी, लेकिन मैक्सिमम 3 इक्वेशन से काम हो जाता है। मैंने आपको 4 बना करके दिखा दिया। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छा सा, और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। ऊपर देखो ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन। लो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2010 में आया था ये क्वेश्चन। ये कहता है फाइंड I1 I2 I3, इनकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, I1 I2 I3, ठीक है। लो और सर्किट दिया हुआ है हमारे को, लो ये ज्यादातर आपको यही सर्किट देखने को मिलेगा। एक और आता है इसमें, ये बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, ये बैटरी यहाँ लगी हुई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे जैसे अभी करा था। ये I2 करंट इधर जा रही है, इसमें जैसा देगा करंट को ऐसा ही लेना है, हमेशा अपना दिमाग नहीं लगाना। एग्जाम में जैसा देगा, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, कैसे भी करंट घूमेगा। ये हमारे को दे दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ दे दिया 2 वोल्ट, इसका ईएमएफ दे दिया 1 वोल्ट, और एक बैटरी में यहाँ पर भी है इसमें, इसका ईएमएफ दे दिया 4 वोल्ट का, ठीक है। ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये सारी वैल्यू हमारे को गिवन थी। वो कहता है I1 I2 और I3 की वैल्यू बताओ। I1 I2 I3 की वैल्यू बता दीजिए हमारे को कितनी होगी। तो हम नेमिंग दे देते हैं, मतलब A B C D E F, तो नेमिंग दे दी। अब हम लूप चुनेंगे। अच्छा तो पहले ट्राई करो इसको, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। तो हो गया, पॉज करके ट्राई करना। देखो करते हैं इसको। सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे किरचॉफ का। हम कहते हैं एट एनी जंक्शन एफ, आप कोई सा ले सकते हो, इसको ले लो उठा करके, इसको ले लो। हमने लगाया इस पर, हमें करंट की सभी जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर दी हुई है, तो मैंने लगाया एट एनी जंक्शन एफ जंक्शन पर हमने लगा दिया। अब यहां से देखो करंट कैसे जा रही है, ये वाली I1 दूर जा रही है, यानी कि माइनस के I1, ये भी दूर जा रही है माइनस के I2, ये पास में आ रही है जंक्शन के, यानी कि प्लस के I3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट 0 होगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। कौन सा? KCL रूल। अब KCL रूल भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू KCL रूल एट एनी जंक्शन। ये देखो इधर जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये 0 को इधर जाएगा प्लस, यानी कि I3 की जो वैल्यू आ गई हमारी आ गई I1 प्लस के I2, फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे को इससे मिल गई। अब हमारे को क्या लगाना है, सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। दोनों लॉ लगाएंगे जब भी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो आप ऐसे घूम जाओ इसमें, चाहे ऐसे घूम जाओ। लो पहले हम ऐसे घूमे थे, अब की बार मैं ऐसे घूम जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कैसे जा रहे हैं, इन मैश, किस मैश में जा रहे हैं भाई, FCBA, FCBAF, वापसी से घूम करके FCBAF, ऐसे आ गई। अब देखना यहां से करंट इस डायरेक्शन में ऐसे चले, है ना, तो हम क्या लेंगे, चलो पहले वोल्टेज ले लेते हैं। जैसे वोल्टेज लेते हैं तो पहले वोल्टेज, जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट। देखो पॉजिटिव से हम चले इधर की साइड, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस लेंगे -1, फिर ऐसे आए कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, फिर इधर आए माइनस से पॉजिटिव चले, इधर माइनस से पॉजिटिव, यानी कि प्लस हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, IR देखेंगे। अब IR कैसे, यहाँ देखो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में चले
तो I2 3, यानी कि 3I2 करंट की ही डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस तो 3 हो गया और I2 करंट हो गई। अब ऐसे चले ऊपर कुछ नहीं मिला, ऐसे चले तो ध्यान देंगे करंट तो आ रही है इधर को, ये रही, लेकिन हम जा रहे हैं इधर को तो उल्टा होगा, तो माइनस करेंगे किसको, रेजिस्टेंस है 4 और करंट है हमारी I1, तो 4I1। अब देखो इधर से अब नीचे की साइड में आएंगे वापसी से F पर, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, खत्म बात। तो ये हमारी क्या हो गई, सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा +1, यानी कि इधर ही लिख लेता हूं मैं इसको 3I1 माइनस के 4I1, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर जो जैसे ये I2 है और ये I1 है और इस फॉर्मूले में भी I1 I2 होता और I3 ना होता, क्या I1 I2 ही होता और I3 ना होता, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल ना होकर के 2 ही होते हैं और 2 ही इसमें और सेम वेरिएबल होते, यानी कि जैसे I2 इसमें है I1 इसमें है, इसमें भी I1 I2 होता, तो हम इसको सिंपली सोल्व कर देते। लेकिन अभी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, सोल्व ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन सोल्व ना हो तो हम एक और बार क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि अब मैं फिर लगाने वाला हूं, अब मैं फिर लगाने वाला हूं किस लूप में, इन मैश, सेकंड लॉ लगाएंगे इन मैश, किस में जा रहे हैं भाई, अब देखना ध्यान से, F E D C F, F E D C और वापसी से F आ गए, इस मैच में लगा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, हम जा रहे हैं नीचे की साइड को, तो कोई बैटरी नहीं मिली, इधर आए तो इधर की साइड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा पोटेंशियल, यानी कि -3, ये 3 वोल्ट, अच्छा 4 वोल्ट था ऊपर, ये 4 वोल्ट यानी कि माइनस के 4 हुआ है, -4। अब देखो हम चले इधर की साइड को, अब ऊपर चले नहीं मिली बैटरी, अब इधर चले यानी कि माइनस से पॉजिटिव चल रहे हो, तो यानी कि +1 वोल्ट, +1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अब इक्वल टू में करंट लगाते हैं, करंट देखो कैसे, ये नीचे को चल रहा है, नीचे की साइड को करंट जा रही है ऊपर की साइड को, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, खत्म बात। इधर आओ, इधर कैसे चलोगे, इधर चल रहे हो आप, लेकिन ये क्या है, करंट की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये रहा, तो यानी कि उल्टा चल रहे हो, तो उल्टा चल रहे हो तो माइनस, और रेजिस्टेंस की तरह इस आर्म में 2 ओम, यानी कि 2I3 माइनस के, -2I3, ऊपर जाओगे कुछ नहीं मिला, इधर जाओगे तो ध्यान से देखो, करंट आ गई है इस डायरेक्शन में, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन, और रेजिस्टेंस 3, तो -3I2, यहां से सोल्व करा हमें मिला -3 इज इक्वल टू -2I3 -3I2, माइनस कॉमन लो यहां से दोनों में से, तो ये 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 2I3 प्लस के 3I2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। कुछ नहीं करा, माइनस लेकर के काट दिया, माइनस कॉमन लेकर के काट दिया। अब 3 इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं, अब 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब इनकी सोल्व करेंगे वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो करते हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या करा, कोई 2 इक्वेशन ऐसी बना लो, कोई 2 इक्वेशन को ऐसी बना लो जिसमें सेम चीजें हो। देखो भाई इसमें I2 और I1 है, लेकिन इसमें I3 और I2 है, कैसे करें, सोलर एलिमिनेशन मेथड से भी, तो यानी कि दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, I2 I1, तो इसमें भी I1 और I2 ही होना चाहिए, I1 और I2 ही होना चाहिए। देखो I2 तो इसके अंदर है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, I1 की जगह I3, तो I3 की वैल्यू तो ये रही, यहां से I1 I2 तो पुट कर दो, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से I3 की वैल्यू पुट करो, 3 इज इक्वल टू 2, I3 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही I3 की वैल्यू, कहां गई, ये रही I3 की वैल्यू, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 3I2, सोल्व करो, 3 इज इक्वल टू आ गया है ना, ये हो गया 2I1 प्लस के 2I2 प्लस के 3I2। अब देखो 2 और 3 5 हो गए, ठीक है, तो सीधा कर लूं क्या अब इसको, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3, एक मिनट ट्राई करो। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्या बन गई, एक और इक्वेशन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को देखो भाई, जनरल कैलकुलेशन आ गई है तो निकल करके, I1 I2 इक्वल टू 1, I1 I2 इक्वल टू 3,
आ गया ना, मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दो। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन किससे, 4 एंड किससे, सेकंड से। तो 4 इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले इसको लिख लेना 2i1 प्लस के 5i2 इक्वल टू 3। इसको लिख लो, उसके नीचे 3i2, i1 ही लिख लो पहले, इसका माइनस ले लें या i2 को ही पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि i2 पहले चल रहा है, फिर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। i2 और 2i1 इक्वल टू ऐसे ही लिख लिया जैसे था, और इसको भी ऐसे ही लिख लो 3i2 माइनस 4i1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, अब हम एलिमिनेशन मेथड तभी लगा सकते हैं जब जाकर के दो वैल्यू हमारी सेम हो। तो सेम बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये 4 है, ये 2 है, अगर जो मैं इस पूरे के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी तरह ही हो जाएगी सेम। तो लो मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, किसकी, पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब बोलेंगे हम यहां से, ध्यान से देखना, नाउ 5 5 5 तो 10 हो गया, i2 प्लस के 2 2 जा 4 i1 इक्वल टू 3 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको वापसी से इसके नीचे, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, ये कट गया, यहां देखो दोनों प्लस होंगे, 13 i2 इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो 7 आ गया। तो यहां से ध्यान से देखो i2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी, 7/13, कितनी आ गई भाई, 7/13 एम्पियर i2 की। इसी तरीके से पुट इन इक्वेशन कर दो, इसको 4 में पुट कर दो, 4 में पुट करेंगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 5 इंटू i2 की वैल्यू ये रही 7/13 2i1 प्लस के 2 i1 कितना है भाई, निकालना है हमारे को, निकालना है i1 इक्वल टू 3, यहां से करो 5 7 35/13 प्लस के 2i1 इक्वल टू 3। अब इतने तो सोल्व कर सकते हो आप लोग, तो 2i1, तो यहां से इसको सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, i1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ गई, i1 क्या आ जाएगी 2/13 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 2/13 एम्पियर। अब देखो i1 की वैल्यू मिल गई और i2 की वैल्यू मिल गई दोनों की, i1 भी मिल गया, i2 की वैल्यू मिल गई, और दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे i1 i2, तो i3 की वैल्यू आ जाएगी। हो गया सॉल्व। चलो तो एक और ले लें एग्जांपल इसके ऊपर, थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। वैसे तो सभी चीजें एक से ही क्लियर हो जाती हैं, लेकिन एक और ले लो, आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे को दे दिया एक क्यूब, तेजी से बना रहा हूं, बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इस क्यूब के हर एक साइड से एक एक रेजिस्टेंस लगा दो, वो भी 1 1 ओम का। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक साइड से 1 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा 1 ओम सब 1 ओम, ये बची साइड ही थी 1 ओम, ये भी बची थी 1 ओम। आप अच्छे से बनाइएगा उसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने सारी साइडों से एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हमारे को सर्किट कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से,
यहाँ लगी है बैटरी, बैटरी देख लेता हूँ कितने ओम की है। बैटरी लगी हुई है हमारी, ये लगी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी है, ईएमएफ 10 वोल्ट है इसका। अब वो कहता है कि सर्किट के अंदर टोटल करंट बताओ कितना, टोटल करंट बताओ कितना फ्लो कर रहा है, और ईच साइड में भी करंट बता दो। तो मैं लिख देता हूं क्या क्या पूछा उसने। पहले तो कह देता है यहाँ से 6i करंट जा रही है। अब 6i करंट यहाँ से जा रही है तो 2i इधर जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2i। बस ये सब चीजें आपको गिवन होंगी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ जाएगी i करंट, फिर यहाँ जाएगी i करंट, फिर यहाँ गई ये i, ये i, यहाँ 2i गई तो ये i, फिर ये भी i चली गई डिवाइड होकर के, और यहाँ से वापसी से फिर एक i, ये i आई 2i, ये सब कुछ गिवन होगा आपका एग्जाम 2i, और ये बन गई वापसी से 6i करंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हमसे डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, यानी कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बता दो। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस नेटवर्क का। एंड करंट, करंट भी बताओ ईच एंड ऑफ द क्यू, है ना, यानी कि टोटल सर्किट का करंट भी बता दो। ईच एंड का मतलब यही होता है कि उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर पूछ रहा है, यानी कि दोनों के एंड पर कितना करंट होगा, तो इनके टोटल करंट की बात कर रहा है। तो ये बातें आपको निकालनी है इसके अंदर। अगर जो ये बात आपको पता करनी है तो सबसे पहले तो इसमें क्या लगा था, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, वोल्टेज लॉ। किस किस में, तो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसको ई नाम दे दो, ई हो गया, एच दे दो, चलो एच कैसा, या ईएमएफ होता है, चलो इसको ई बोल देते हैं, और इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं, ई वाले को कहाँ गया ई, सी डी ई, तो इसको देते हैं एच नाम, कोई भी नहीं फर्क पड़ना नाम से, नाम तो नाम है। तो हम बोलेंगे इन मैश, आप जरूरी नहीं है इसमें लगाओ, आप इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि बैटरी आनी चाहिए उसके अंदर, बैटरी आ जानी चाहिए, वोल्टेज जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंसेस ज्यादा आ जाएंगे इसके अंदर, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, देख लेंगे हम सब। इन मैश ए बी सी डी एच, सी डी एच एफ जी ई, एफ जी ई, और वापसी से आए ए पर, वापसी से आए ए पर। इसके अंदर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वोल्टेज लॉ लगाने वाले हैं। वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो कोई इधर से चले कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ना बैटरी मिली, इधर से चले कुछ नहीं मिला, इधर से चले कोई बैटरी नहीं मिली, इधर से चले नहीं मिला, इधर से चले नहीं मिला, इधर से चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव आए, यानी कि बैटरी मिली, तो यानी कितने वोल्ट की मिली, 10 वोल्ट की, तो 10 इक्वल टू, अब देखते हैं रेजिस्टेंस और करंट का रेशो प्रोडक्ट। तो इधर गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर से यहां तक आए तो देखो रेजिस्टेंस भी है 1 ओम का, और 2i करंट जा रही है, यानी कि और करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं, तो 2i इंटू 1 करेंगे तो यही रहेगा, प्लस कर देते हैं आगे। यहाँ देखो ऊपर की साइड गए तो करंट की डायरेक्शन भी इधर, करंट की डायरेक्शन भी इधर, और रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो सीधा कह देंगे i, सीधा कह देंगे i। अब ऊपर की साइड गए इस वाली आर्म में, तो ये देखो करंट की डायरेक्शन में ही है, लेकिन 2i करंट है और साथ में 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 ओम का तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, इंटू करेंगे वही रहेगी वैल्यू। यहाँ से गए कुछ नहीं मिला, यहाँ से गए कुछ नहीं मिला, यहाँ से गए कुछ नहीं मिला, तो इतनी वैल्यू हमारे को मिल गई। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2 कितना हो गया, 2 3 4 5 एम्पियर, और यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो i इज इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर i, यानी कि ईच के अंदर आप करंट को निकाल सकते हो। अगर जो इस आर्म के अंदर करंट को निकालो तो कितनी आएगी, वैसे पूछा नहीं है उसने, ईच के अंदर पूछे तो निकाल दोगे। कैसे, कि इस आर्म के अंदर कितनी है, 2i करंट है, तो कैसे कर दोगे, 2 इंटू 2 कितना 4, इस आर्म के अंदर कितनी करंट है, i करंट है, तो सीधा आ गया 2 ओम। इस तरह से आप पूरे सर्किट के अंदर निकाल सकते हो करंट को, लेकिन हमें चाहिए टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है, 6i, तो बोलेंगे टोटल करंट ऑफ सर्किट 6i, 6 यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12 एम्पियर। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, चलो करंट तो निकाल दी,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखा जाए V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आर, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाय कितना V बाय आई, और I की जगह यहाँ पर क्या होगा ध्यान देना, इक्विवेलेंट निकाल रहा है पूरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे टोटल सर्किट की जो वोल्टेज है यानी ईएमएफ जो है, अब हम इसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं, लो ईएमएफ लिख देता हूं, ईएमएफ आगे से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बट हमारे इसके लिए कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, मैंने बोला टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन ये E होगा और ये कितना होगा 6I होगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस के इसके जो टोटल एंड पर जो करंट है वो 6I करंट है, इस वजह से I की जगह क्या आ गया 6I आ गया। अब 6I कितना है हमारा 12, ये कितना है 10, तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना आ गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में हार्ड था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके वोल्टेज का, थोड़ा सा डिफरेंट है, नोट्स में देखने को मिलेगा आपको, हल्का सा डिफरेंट है, उसको ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा उसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं उसको नहीं करा रहा हूँ क्या, ताकि आप भी खुद से अपनी कोई प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सब कुछ नहीं करा दूंगा तो खुद क्या करोगे। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।